भारतीय इतिहास के अंतर्गत पूर्व मध्यकाल यानी 800 से 1200 ईस्वी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पृथ्वीराज तृतीय। दोस्तों, अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसका शासनकाल 1177 से 1192 ईस्वी रहा है, वो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान जिन्हें हम लोग जानते हैं वो पृथ्वीराज तृतीय थे। अगला प्रश्न है, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है क्या? चंद्रवंशी, ब्राह्मण, यदुवंशी या फिर सूर्यवंशी? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, सूर्यवंशी। आप जान लीजिए कि हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। हम्मीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान सूर्य के पुत्र चाहमान नामक अपने पूर्वज के वंशज थे। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है कि पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं चंदवरदाई। दोस्तों, पृथ्वीराज रासों के लेखक चंदवरदाई हैं। और आप जान लीजिए कि चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के दरबारी कवि चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासों की रचना की। इसमें चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है। अगला प्रश्न है, आल्हा उदल संबंधित थे किससे? चंदेरी से, विदिशा से, महोबा से या फिर पन्ना से? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, महोबा से। दोस्तों, आल्हा और उदल महोबा से संबंधित थे। ये चंदेल शासक परमार्दिदेव यानी परमल, जिनका शासनकाल 1165 से 1203 ईस्वी था, इसके सेनानायक थे, जो 1182 में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डटकर सामना करने के बाद वीर गति को प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? ऑप्शन है चंदवरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयानक या फिर नयचंद सूर्य। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जयानक। दोस्तों, पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजपूत वंशों में किसने 8वीं शताब्दी में दिल्लिका यानी दिल्ली शहर की स्थापना की थी? परमार वंश, सोलंकी वंश, तोमर वंश या फिर चौहान वंश? तो सही उत्तर है तोमर वंश, ऑप्शन सी। दोस्तों, 8वीं शताब्दी में दिल्लिका यानी दिल्ली शहर की स्थापना तोमर वंश के अनंगपाल ने की थी। चंदवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासों में तोमर वंश के राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। अगला प्रश्न है कि जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था किसका? आपको बताना है किस स्थल का नाम जेजाक भुक्ति था प्राचीन काल में? बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या विदर्भ? तो सही उत्तर है बुंदेलखंड, ऑप्शन बी। दोस्तों, जेजाक भुक्त बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पुत्र जय शक्ति या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया था। अगला प्रश्न है, धंगदेव किस वंश का शासक था? जेजाक भुक्ति के चंदेल, मालवा के परमार, महिष्मती के कलचुरी या त्रिपुरी के कलचुरी? तो उत्तर है जेजाक भुक्ति के चंदेल। दोस्तों, जेजाक भुक्ति के चंदेलों में धंगदेव सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा हुआ। वो वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? सही उत्तर परमार राजा भोज। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। परमार राजा भोज ने दोस्तों चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी कहाँ पर? उत्तरी बंगाल में, बिहार में, ओडिशा या फिर असम में? तो उत्तर है पुंड्रवर्धन भुक्ति ये उत्तरी बंगाल में अवस्थित थी। प्राचीन काल में पुंड्रवर्धन भुक्ति जो है उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित थी। पाल, चंद्र और सेन राजवंशों के युग में इसके क्षेत्राधिकार का विस्तार हुआ था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पाल वंश का संस्थापक कौन था?
धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या रामपाल? तो आप जानते हैं पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित था? बंगाल, बिहार, गुजरात या तमिलनाडु? तो उत्तर है बिहार में। दोस्तों, ओदंतपुर जिसे उदंतपुर कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओदंतपुर या जिसे उदंतपुर कहा जाता है, ये प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। ये बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो ये प्रश्न भी बार बार परीक्षाओं में आता है। धर्मपाल ने दोस्तों सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। धर्मपाल के लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। उसने विक्रमशिला और सोमपुरी पहाड़पुर के प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल या महिपाल? तो सही उत्तर धर्मपाल ने। आप जानते हैं विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशी शासक धर्मपाल, जिसका शासनकाल 770 से 810 ईस्वी था, इसके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था? मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार या झारखंड? तो उत्तर है आपका बिहार, ऑप्शन सी। आप देख लीजिए कि पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला या ओदंतपुर? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तक्षशिला, ऑप्शन सी। कैसे? तो आप जान लीजिए कि वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी और तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा का केंद्र होना था। तो यहाँ पर देखिए, ये पूर्व मध्यकाल में नहीं बल्कि प्राचीन काल में, आप जान लीजिए कि प्राचीन काल में ये शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, न कि पूर्व मध्यकाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो इसमें आपको बताना है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है दंतिदुर्ग, ऑप्शन बी। दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंतिदुर्ग के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? मयूर शर्मन, हरिचंद्र, दंतिदुर्ग या हर्ष? तो सही उत्तर हो जाएगा दंतिदुर्ग, ऑप्शन सी। दोस्तों, जान लीजिए राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ यानी महादान यज्ञ करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट, भोज परमार, धर्मपाल या नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार? तो उत्तर है अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष प्रथम का जन्म नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। इस समय इसके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद वापस लौट रहे थे। अगला प्रश्न है, महानतम प्रतिहार राजा कौन था? धर्मपाल, हर्ष, मिहिर भोज या महेंद्रपाल? तो उत्तर है मिहिर भोज, ऑप्शन सी। याद रखिएगा प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। इसका शासनकाल याद रखिए 836 से 885 ईस्वी था। तो मिहिर भोज प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक था। इसका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी था। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदिवाराह थी? आपको बताना है। वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज या नागभट्ट प्रथम? तो उत्तर है मिहिर भोज, ऑप्शन सी।
दोस्तों मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वो वैष्णव धर्मानुयायी था और उसने आदिवाराह और प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थीं। अगला प्रश्न है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो उत्तर है कुमारपाल, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, महान जैन विद्वान हेमचंद्र ने सोलंकी वंश के जयसिंह सिद्धराज के समय में प्रमुखता प्राप्त की। फिर भी वे उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल के सलाहकार के रूप में उसकी सभा को अलंकृत करते थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश या गौरव प्राप्त है? ऑप्शन है धर्मपाल, देवपाल, विजयसेन या लक्ष्मण सेन को। तो उत्तर है लक्ष्मण सेन को, ऑप्शन डी। दोस्तों लक्ष्मण सेन, इनका जो शासनकाल है वो 1178 से 1206 ईस्वी है। ये सेन वंश के शासक थे। इन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया और इनके द्वारा एक नया संवत लक्ष्मण संवत प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 राजवंश का सूची 2 राजधानियों से सुमेलन करना है। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख लीजिए कि ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें मिलान करना है। प्रतिहारों की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिहारों की राजधानी जो है ये कन्नौज थी। चोलों की राजधानी तंजौर या तंजाउर थी। परमार शासकों की राजधानी धारा थी और सोलंकी की अन्हिलवाड़ थी। तो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। 1 का द, 2 का अ, 3 का स और 4 का ब। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप जान लीजिए, प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज थी, चोलों की तंजौर, परमारों की धारा और सोलंकियों की अन्हिलवाड़ थी। अगला प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, हर्षवर्धन या मिहिर भोज ने। तो उत्तर है नागभट्ट प्रथम ने। दोस्तों आप जान लीजिए, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। इसका शासनकाल 730 से 756 ईस्वी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणीय या त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट और चोल। तो सही उत्तर है चोल। दोस्तों त्रिकोणीय संघर्ष जो है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बीच त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था। चोल इस संघर्ष का हिस्सा नहीं थे। अगला प्रश्न है, महोदया किसका पुराना नाम है? इलाहाबाद, खजुराहो, कन्नौज या पटना। तो उत्तर है दोस्तों कन्नौज, ऑप्शन सी। आप जान लीजिए कि कन्नौज का पुराना नाम नगर महोदया है। अगला प्रश्न है, राजा भोज ने शासन किया है किस पर? तो राजा भोज ने धारा नगरी पर शासन किया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आप जान लीजिए, राजा भोज परमार शासक था। परमारों के पहले शासक केंद्र उज्जैन था, बाद में राजधानी धारा में स्थानांतरित कर दी गई। राजा भोज ने धारा से शासन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? भोज, गोविंदराज, चंद्रवर्मन या महिपाल ने। तो उत्तर है भोज ने, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमार वंशीय शासक भोज द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक युक्ति कल्पतरु और समरांगण सूत्राधार हैं। अगला प्रश्न है, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? भगवती दुर्गा, भगवती पार्वती, भगवती लक्ष्मी या भगवती सरस्वती। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, भगवती सरस्वती। याद रखिएगा दोस्तों, भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर वाग देवी यानी भगवती सरस्वती अधिष्ठात्री देवी हैं, जो कि भोजशाला मंदिर की देवी हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो यहाँ पर विकल्पों में से आप देख सकते हैं सुल्तान जैनुल आबिदीन। दोस्तों अकबर के समान धर्म सहिष्णु और सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है नान्य देव, नरसिंह देव, विजय देव या हरिदेव।
तो सही उत्तर नान्यदेव हो जाएगा। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। वह एक महान योद्धा और कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से 1324 में जो है ये मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन देखिए, हरि सिंह, राम सिंह, मति सिंह या फिर श्याम सिंह। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह। याद रखिएगा, कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव या हरि सिंह थे। इनका शासनकाल 1295 से 1324 था। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन बख्तियार या मोहम्मद बिन कासिम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर मोहम्मद बिन बख्तियार। दोस्तों आप जान लीजिए, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। अगला प्रश्न है, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था किसने? प्रतिहारों ने, राष्ट्रकूटों ने, पालों ने या फिर चालुक्यों ने। तो सही उत्तर है प्रतिहारों ने। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे। तो 738 में प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में राजपूतों का एक संघ बना था। राजपूतों के इस संघ ने जैनूद इब्न अब्दुल रहमान अलमारी के नेतृत्व वाली अरब सेना को हराया था। अगला प्रश्न है, दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया था? अवध, कश्मीर, सिंध और बंगाल। तो सही उत्तर है दोस्तों, महारानी दिद्दा जो है ये कश्मीर की महारानी थी और इनका शासनकाल 980 से 1003 ईस्वी था। महारानी दिद्दा लोहार वंश के राजा सिंहराज की पुत्री और काबुल के हिंदू शाही भीम शाही की पौत्री थीं। अगला प्रश्न है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था किससे? बर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया या फिर जावा सुमात्रा से। तो सही उत्तर है जावा सुमात्रा से, ऑप्शन डी। दोस्तों पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। अगला प्रश्न है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रख रखाव के लिए अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? धरणेन्द्र, संग्राम धनंजय, बालपुत्र देव, चूड़ामणि वर्मन। तो सही उत्तर है बालपुत्र देव। दोस्तों सुवर्ण भूमि जावा के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रख रखाव के लिए अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी। अगला प्रश्न है, गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? बोधगया, राजगृह, कुशीनगर या सारनाथ में। तो सही उत्तर सारनाथ में हो जाएगा। दोस्तों गोविंद चंद्र गहड़वाल की रानी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थीं। उन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालानुक्रम में संयोजित करके अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन करिए। यहाँ पर जो शासकों के नाम हैं उसमें विद्याधर, धंग, यशोवर्मा और कीर्तिवर्मा हैं। तो दोस्तों यशोवर्मन का शासनकाल 930 से 950 ईस्वी है। तो सबसे पहले यशोवर्मा आ जाएंगे। उसके बाद आएंगे धंग 950 से 1002, यानी 3 पहले फिर 2 आएंगे। उसके बाद आएंगे विद्याधर 1019 से 1029 ईस्वी, 1 हो जाएंगे। और सबसे लास्ट में कीर्तिवर्मन 1060 से 1100 ईस्वी। तो 3 2 1 4, देखिए 3 2 1 4 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? अली शाह, हसन शाह,
हैदर शाह या शाही खां? तो सही उत्तर है दोस्तों, कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का जो वास्तविक नाम था ये शाही खान था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1410 में अली शाह का भाई शाही खां जैनुल आबिदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वो कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ और इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है उसकी सहिष्णुतापूर्ण नीतियों के कारण। अगला प्रश्न और इस वीडियो का, इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि कुरुसपाल शिलालेख, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? हर्षगुप्त, महाप्रवर राज, सोमेश्वर प्रथम या महाशिवगुप्त बालार्जुन? तो सही उत्तर सोमेश्वर प्रथम। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के कुरुसपाल गांव से सोमेश्वर प्रथम का शिलालेख प्राप्त हुआ है और संस्कृत भाषा में रचित ये अभिलेख 39 पंक्तियों का है। इसमें सोमेश्वर द्वारा ग्राम दान का विवरण प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। भारतीय इतिहास के अंतर्गत पूर्व मध्यकाल यानी 800 से 1200 ईस्वी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।